At the foot of a mountain, the elevation of its summit is 45 डिग्री। ये क्वेश्चन अक्सर बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि आप सॉल्यूशन देख लो, कुछ भी स्किप मत करना। ओके, आप पक्का समझ जाओगे और इसके बाद में आपको ये डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। ओके, मैंने डायग्राम भी नहीं ड्रॉ किया है, मैं डायग्राम भी आपके सामने ड्रॉ करूँगा, ताकि आपके सामने ड्रॉ करूँ तो आप स्टेप बाय स्टेप देखो ये चीज़ें कैसे आई, ठीक है ना, तो ये और भी क्लियर होगा। तो फिलहाल मैंने अभी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, इन्होंने माउंटेन की बात की है, तो पहले मैं माउंटेन दिखा देता हूँ। ओके, ये मैं माउंटेन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, ये लाइन माउंटेन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। एट द फुट ऑफ माउंटेन द एलिवेशन, तो माउंटेन कैसा होता है? ओके, हो सकता है ये माउंटेन की पीक हो, तो माउंटेन कुछ ऐसे ऐसे उतर रहा होगा, ठीक है ना। तो ये माउंटेन का फुट हो गया। इस फुट से कोई पीक पर जाना चाहे तो इधर चढ़ता हुआ जाएगा, राइट 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 राइट। तो लिखा है एट द फुट ऑफ द माउंटेन, मान लेते हैं माउंटेन का फुट यहाँ पर है, एफ फॉर ये माउंटेन का फुट है। ओके, ये फुट नहीं है, ये फुट नहीं है। ओके, क्योंकि अगर ये फुट होगा तो इस पर चढ़ोगे कैसे? इस तरह का माउंटेन तो नहीं होता है। तो माउंटेन का फुट तो ऐसे ही होता है ना, माउंटेन तो ऐसे ही होते हैं ना। देखो ना, अगर कोई माउंटेन ऐसे बना हो तो माउंटेन का फुट इसको बोला जाता है, राइट। तो माउंटेन का जो फुट है वो मैंने ये पॉइंट मान लिया है, फुट। तो यहाँ से इसकी समिट का, समिट मतलब वो जो पीक है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज़ 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे पता करेंगे? इस पॉइंट से पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर एक लाइन भेज देंगे हम समिट की तरफ। तो इन्हीं दो लाइंस के बीच में जो एंगल होगा वही है एंगल ऑफ एलिवेशन, और वो इन्होंने बता रखा है कि वो है 45 डिग्री। बात क्लियर है? बात क्लियर है, ठीक है ना। चलो इस एंगल को ज़रा मैं बाहर लिख देता हूँ, क्योंकि अभी अंदर कुछ और भी लिखना पड़ेगा। ये एंगल 45 डिग्री है। अच्छा, आप क्या करते हैं? आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर्स टुवर्ड्स द माउंटेन, माउंटेन की तरफ 1000 मीटर चलने पर जो अप आई स्टॉप ऑफ द माउंटेन, 1 मिनट, आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर्स टुवर्ड्स द माउंटेन अप अ स्लोप, यहाँ पर स्लोप होना चाहिए, अप अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री इंक्लाइनेशन। ओके, पहली बात तो माउंटेन पर चढ़े हैं, कितना चढ़े हैं? 1000 मीटर्स ऊपर की तरफ गए हैं, और किस एंगल पर गए हैं? 30 डिग्री के इंक्लाइनेशन पर गए हैं। ओके, देखो माउंटेन पर यूं नहीं गए गए हैं, इस तरह से कोई माउंटेन पर नहीं चढ़ रहा है। अगर इस तरफ चढ़ते ना तो फिर इंक्लाइनेशन कितना होता है? जो यहाँ पर दिया है 45 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो ये बंदा चढ़ा है ना, ये 30 डिग्री के इंक्लाइनेशन पर चढ़ा है, ये 45 डिग्री है, 30 डिग्री तो इससे कम होगा ना। तो मतलब ये होगा ना कि मतलब यू नो इस तरफ नहीं चढ़ रहा है वो हल्का सा नीचे की डायरेक्शन में चढ़ रहा है। ओके, तो एंगल कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा कितना? 1000 मीटर्स बन, सॉरी 30 डिग्री बन जाएगा। मैं इसका ज़रा कलर चेंज करता हूँ। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हो। माउंटेन पर इस डायरेक्शन में चढ़ा जा रहा है। ऐसे क्यों चढ़ा जा रहा है? क्योंकि हो सकता है ना कि माउंटेन का कुछ शेप ही ऐसा हो, ऐसे 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 गया हो। तो जब यहाँ से खड़े होकर आपने देखा था उसका पीक, तब 45 डिग्री का एंगल बन रहा था, लेकिन चढ़ने के लिए आपको इधर जाना पड़ रहा होगा, ऐसे जाना पड़ रहा होगा, ऐसा कुछ होगा तभी से ऐसा कर रहा है। तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल जिस एंगल पर किसी ने चढ़ा है, किसी ने चढ़ाई की है, दैट इज़ 30 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कोई गया है, तो कितना गया? 1000 मीटर्स गया, ऐसा लिखा हुआ है 1000 मीटर्स, ये डिस्टेंस है, इतना चल कर गए हैं 30 डिग्री के एंगल पर। तो अभी क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60। तो इतना चढ़ने के बाद में अब इस पॉइंट से जब एंगल ऑफ एलिवेशन देखा है ना समिट का, उसी पीक का, तो वो 60 बन जाता है। तो कैसे एंगल ऑफ एलिवेशन पता चलेगा? जहाँ पहुँच गए हैं आप 1000 मीटर चलने के बाद में, यहाँ से पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यही तो करते हैं ना एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए। और उसके बाद यहाँ से एक लाइन भेज दीजिए अपनी पीक की तरफ, समिट की तरफ। तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल यहाँ से कितना बन चुका है? ये बन चुका है 60 डिग्री, ठीक है ना, ये बन चुका है 60 डिग्री। बताना है कि हाइट क्या होगी माउंटेन की। तो मान लेते हैं मैंने ये पॉइंट मान लिया ए है, और ये पॉइंट मान लेते हैं बी है, और ये पॉइंट को मैं मान लेता हूँ सी है। ओके, ये पॉइंट को मैंने सी नाम दे दिया है, और ये पॉइंट को मैंने नाम डी दे दिया है, और एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ी हेल्प करेगा ये। इसको मैंने नाम ई दे दिया है, ठीक है ना, और ये एफ फॉर फुट ऑफ द माउंटेन हो गया, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर है। तो चलिए हाइट पता करते हैं। हाइट का मतलब ये ए से बी का पूरा डिस्टेंस पता करना है। ए से बी कितना है ये पता करते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी है। अगर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी है तो राइट एंगल ट्रायंगल्स चाहिए होंगे। अब कितने राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं वो पहले तैयार कर लो। तो ये बी डी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, 90 डिग्री है यहाँ पर, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और कोई राइट एंगल ट्रायंगल है? यस, सी एफ ई राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है अपनी हेल्प करवाने के लिए। तो सी ई एफ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कोई और राइट एंगल ट्रायंगल है? यस,
ए बी एफ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ये 3 हमारी हेल्प करेंगे ए बी को फाइंड करने में। चलो सबसे पहले सबसे छोटे राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं, सी ई एफ में। इन ट्रायंगल सी ई एफ, ठीक है ना। देखो जी, क्या यूज़ करना है, साइन कॉस टैन, ये डिपेंड करता है इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या और हम जानना क्या चाह रहे हैं। तो देखो इस ट्रायंगल में 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज होता है, वो हमको मालूम है 1000 है, तो हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत तो पड़ेगी। ओके, हाइपोटेन्यूज वाला रेशियो लेना पड़ेगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज उन्होंने दे रखा है। क्लियर। और उसके बाद हम एफ ई पता कर सकते हैं, या हो सकता है सी ई से भी कुछ काम चल जाए। ओके, तो मैं तो एफ ई के साथ जाता हूँ, ये बेस पता करने की कोशिश करता हूँ। ओके, शायद इससे हेल्प मिल जाएगी। चलो शुरू करता हूँ मैं। तो मैं क्या लिखता हूँ, साइन लिखता हूँ, ठीक है ना, साइन लिखता हूँ। एक मिनट, चलो मैं सी ई से करता हूँ, ठीक है ना। साइन मैंने लिख दिया तो साइन ई से कर लेता हूँ। वैसे साइन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस ट्रायंगल में थीटा का मतलब कितना है, 30 डिग्री है। ओके, देखो 45 नहीं, 45 भी पूरा एंगल था, 30 है, इस ट्रायंगल के अंदर 30 एंगल है। परपेंडिकुलर क्या होगा, सी ई होगा, सी ई होगा, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा, ये 1000 होगा। अच्छा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, इज इक्वल्स टू सी ई अपॉन 1000 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो सी ई की वैल्यू 500 मीटर्स हो जाएगी। ये सी ई कितना हो गया, 500 हो गया। ये ऊंचाई कितनी है, 500 है। हमको ये पूरी हाइट फाइंड करनी थी, तो हमने सी ई फाइंड कर लिया। जितना सी ई है उतना ही ए डी है, तो मतलब ए डी पता चल गया 500 मीटर्स। आप लिख लीजिएगा कि सी ई मिल गया था तो ए डी भी मिल गया है, ये 500 मीटर है। तो पूरी हाइट पता करनी थी, इतना पता लग गया है। अगर बी डी और पता कर लें तो ए डी और बी डी को ऐड करके पूरी हाइट पता लग जाएगी। आई होप समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। चलो ठीक है। अब क्योंकि मुझे लग रहा है इसकी ज़रूरत भी पड़नी थी, जैसे मैं बोल रहा था पहले, तो इसको भी पता कर लेते हैं। तो इसी ट्रायंगल में कॉस भी यूज़ कर लो, क्योंकि बेस पता करना है तो कॉस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सेम ट्रायंगल में हम कॉस यूज़ कर लेते हैं। हम लिखते हैं कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस है एफ ई और हाइपोटेन्यूज है 1000, तो एफ ई अपॉन 1000 करते हैं, एफ ई अपॉन 1000 कर लेते हैं। ये हो जाएगा √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। ये है एफ ई अपॉन 1000, 1000 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1000 √3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू एफ ई। तो ये एफ ई की वैल्यू हो जाएगी 1000/2 हो जाएगा 500, 500 √3 हो जाएगा, 500 √3 मीटर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको ये भी पता लग चुका है, ये है 500 √3, ठीक है ना। चलो जी, अब चलते हैं किसी और ट्रायंगल में। अब हम चलते हैं पूरे ट्रायंगल में चलते हैं, ठीक है ना, पूरे ट्रायंगल में चलते हैं। तो पूरे ट्रायंगल में ये पूरा एंगल कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है ना। और 45 के ठीक सामने है परपेंडिकुलर, जिसकी हम पूरी लेंथ पता करना चाहते हैं। और ये हाइपोटेन्यूज तो हमारी कोई हेल्प करेगा नहीं। ओके, ये बेस हमारी हेल्प कर सकता है, क्योंकि बेस का मैंने कुछ पार्ट फाइंड भी कर लिया है। तो टैन यूज़ करता हूँ, टैन में ये आ जाएगा परपेंडिकुलर मतलब ए बी, और बेस हो जाएगा ए एफ। तो मैं यूज़ करता हूँ ट्रायंगल ए बी एफ में टैन। इन ट्रायंगल ए बी एफ, इन ट्रायंगल ए बी एफ मैं लिखता हूँ टैन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन परपेंडिकुलर तो हो गया ए बी, और ये बेस है ए एफ, बेस है ए एफ। आई होप ये क्लियर है। तो टैन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1। तो 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी अपॉन ए एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ए एफ और ए बी हो जाएंगे आपस में इक्वल। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो अभी क्या है, हमने 2 ट्रायंगल्स तो यूज़ कर लिए हैं। ओके, ये पूरा ट्रायंगल भी यूज़ कर लिया, 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स मैंने दिखाए थे, उसमें से पूरा ट्रायंगल भी यूज़ कर लिया है, और ये छोटा ट्रायंगल भी यूज़ कर लिया है। अब बचा है बी डी सी, ठीक है ना। तो बी डी सी में हमें बी डी नहीं मालूम है और डी सी नहीं मालूम है। अगर हम इस ट्रायंगल में टैन यूज़ करेंगे ना, तो बी डी अपॉन डी सी लिखना पड़ेगा। तो पहले से ही हम बी डी और डी सी की वैल्यूज़ अगर निकाल लेना, तो उसके बाद में आसानी से हमको एच मिल सकता है। सर ये कैसे होगा, देखो कैसे होगा। देखो अभी अभी आपने बोला है कि ए एफ और ए बी आपस में इक्वल हैं। तो ए बी क्या है, ए बी तो पूरी हाइट है ना, ए बी तो इस पूरे की हाइट है ना। तो चलो ए बी का नाम देता हूँ मैं एच, एच मतलब यही हाइट है जो हमको फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो ए एफ की जगह एच लिख सकते हो, ए बी की जगह एच लिख सकते हो, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अब मैं आता हूँ ट्रायंगल बी डी सी में। बी डी को पहले से पता करके रख लेता हूँ, बी डी कितना होगा। बहुत ईजी है, बी डी कितना होगा, आप बी डी बड़ी आसानी से बता सकते हो। बी डी कितना होगा, देखो कितना आसान है।
बेटा अगर ये पूरे को मैंने h नाम दे दिया है और इसका ये पोर्शन 500 है, तो ये b से d कितना होगा, पूरे में से ad को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब h में से 500 को सब्ट्रैक्ट कर दो। समझ गए ना आप कि bd की वैल्यू h माइनस 500 होगी। आई होप ये क्लियर है, ठीक है ना, इतने मीटर्स होगी। ऐसे ही अगर CD पूछ लिया जाए तो ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कैसे डिफिकल्ट नहीं है, देखो देखो देखो, CD कैसे पता चलेगा। बेटा जो CD है ना, ये जो CD है ना, ये EA के इक्वल है। जितना CD है उतना ही EA है, राइट। ये तो समझ में आ गया। अब ये EA कैसे मिलेगा, बेटा EA जानने के लिए आप FA में से FE को सब्ट्रैक्ट कर दो। इस पूरी लेंथ में से अगर FE को सब्ट्रैक्ट कर दो तो यही तो हो जाएगा EA। मैं भी कंफ्यूज, तो स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ। ये जो CD है ना, ये किसके इक्वल है, ये EA के इक्वल है। और ये EA किसके इक्वल है, ये EA किसके इक्वल है, FA में से FE को सब्ट्रैक्ट कर दो, FA में से FE को सब्ट्रैक्ट कर दो, FA में से FE को सब्ट्रैक्ट कर दो। FA कितना है ये मैं दिखा चुका हूँ कि FA कितना है, H है। FA H के इक्वल है, तो आप FA की जगह H लिख दो। और FE हम फाइंड कर चुके थे, FE हम फाइंड कर चुके थे, कितना आया था FE, FE कितना आया था, 500√3 आया था, राइट। 500√3 आया था, तो 500√3 आप लिख दो, राइट। बस अब चलते हैं इस ट्रायंगल में। क्या नाम है इस ट्रायंगल का, नाम है BDC। ट्रायंगल BDC में चलते हैं। इन ट्रायंगल BDC हम लिखते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर BD है और हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस, आई सेड हाइपोटेन्यूज, दैट इज रॉन्ग, फॉरगिव मी, CD लिखता हूँ। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर BD एंड बेस CD, ठीक है। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू आप जानते हो √3 होती है। BD की वैल्यू हमने पहले से निकाल ली थी, h माइनस 500 है। और CD की वैल्यू कितनी है, h माइनस 500√3 है। आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ये जो मेरा मूव था, ये जो मेरी चाल थी ना, इसमें क्या है ना, अब देखो सिर्फ मेरे पास h बचा है, मतलब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, सॉल्व कर लूँ, तो h की वैल्यू आ जाएगी। चलो करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √3 इसको मल्टीप्लाई करेगा, जब √3 h को मल्टीप्लाई करेगा तो √3 h मिल जाएगा। जब √3 500√3 को मिलेगा, मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 500, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू h माइनस 500 हो जाएगा। या आप √3h लिख लो, इस h को बुला लो लेफ्ट साइड में तो माइनस h हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करो तो माइनस 1500 आएगा, इस माइनस 1500 को राइट में भेजोगे तो प्लस 1500 हो जाएगा। ये माइनस 500 आप लिखा रहने दो। √3h माइनस h सब्ट्रैक्ट करना डिफिकल्ट है क्योंकि ये रूट में है, तो आप ऐसा करो h कॉमन ले लो, आप h कॉमन ले लो। जब आप h कॉमन ले लोगे ना तो ये ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ क्या है ना कि आप इनको कर लो सब्ट्रैक्ट तो मिलेगा 1000, ये मिलेगा 1000। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 हो जाएगी। यही आंसर है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमारा डिनोमिनेटर इरेशनल है, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए आप √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो 1000 ने √3 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 1000 इंटू √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, ये तो देखने में a माइनस बी ए प्लस बी जैसा है, तो a माइनस बी ए प्लस बी मिलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। अब हमारे पास न्यूमिनेटर में है 1000 √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर होता है 3, 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 माइनस 1 बनेगा 2, इसने इसको डिवाइड किया तो मिलेगा 500 इंटू √3 प्लस 1। ओके, ये इनफ है, ये आंसर है। अगर आप डेसिमल में आंसर चाहते हो तो √3 की जगह लिख देना 1.732, 1.732 में 1 ऐड होगा तो मिलेगा 2.732, 2.732 को 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डेसिमल मिल जाएगा आंसर। अदरवाइज डेसिमल में चाहिए नहीं होता है, आप यही आंसर लिखिएगा। लेकिन अगर MCQ में आ गया और ऑप्शंस है डेसिमल में, तब तो आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा। आई होप ये पूरी तरह क्लियर है।